Hello everybody, myself Babli Bhardwaj and I welcome you on my YouTube channel Social Science Classes। अब हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं बेटा, न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। कंजर्वेटिज्म क्या होते हैं? वो होती है ओल्ड थिंकिंग, रूढ़िवादिता, ऑर्थोडॉक्स पर्सन का ग्रुप, उसको कंजर्वेटिज्म कहा जाता है। तो ये कह रहे हैं कि पहले यहाँ पर लिबरलिज्म की बात आ गई थी। लिबरलिज्म क्या था कि जो खुले विचार थे जिनके, लेकिन ऐसा हुआ कि भाई 1815 के बाद नेपोलियन ख़त्म हो गया था, नेपोलियन हार गया था वहाँ पर वाटरलू वार में, और उनके हारने के बाद जो है फिर से वही रूल लागू हो गया था, जो डिक्टेटरशिप थी वो लागू हो गई थी और जो लिबरलिज्म है वो ख़त्म हो गया था। तो अब यहाँ पे हमें बात करेंगे यहाँ पे हम बात करेंगे अब नेपोलियन के हार के बाद क्या हुआ था। नेपोलियन के हार के बाद क्या था, हर कोई अब ये चाह रहा था कि कंजर्वेटिज्म को फिर से लागू किया जाए। कंजर्वेटिज्म मतलब वही पुराना सिस्टम, जो ऑल ट्रेडिशंस थे, वही राजा का रूल, वही चर्च का रूल, वही प्रिविलेजेस, पुराने जो प्रिविलेजेस मिले हुए थे, स्पेशल राइट्स जो फर्स्ट और सेकंड एस्टेट्स को मिले हुए थे, वो सारे दोबारा से लागू हो जाएं। और जो पुअर पेजेंट्री था या जो थर्ड एस्टेट था, उसका फिर से वही एक्सप्लॉयटेशन स्टार्ट हो जाए, सारे टैक्स भी वही पे करें, फिर से यही जो है सिस्टम लागू करवाना चाहते थे। आफ्टर 1815 यूरोपियन गवर्नमेंट वर ड्राइवन बाय स्पिरिट ऑफ द कंजर्वेटिज्म। यूरोपियन गवर्नमेंट, यूरोप की सरकार, अब एक नई एक फीलिंग उनके मन में आने लगी, और वो कौन सी थी? कंजर्वेटिज्म की। जो कंजर्वेटिव्स हैं उनका क्या मानना था? दे बिलीव टू एस्टेब्लिश ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ द स्टेट एंड सोसाइटी। अब जो जितने भी ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन है, ट्रेडिशनल पारंपरिक मतलब जो पहले से चली आ रही थी, वही इंस्टीट्यूशन वो लागू करवाना चाहते थे। जो जैसे फ्रांस के अंदर 1789 से पहले जो सिस्टम था वही लागू करवाना, तो उसको ही फिर से लागू करवाना चाहते। जैसे वहाँ पर बुर्बो डायनेस्टी का रूल था, तो फिर से बुर्बो डायनेस्टी का रूल करना। जो लुईस 16 था वो बुर्बो डायनेस्टी से था। तो जैसे मोनार्की हो गया, चर्च, सोशल हायरकीज, प्रॉपर्टी एंड द फैमिली, उन सबको फिर से प्रिजर्व करना, ये क्या था कंजर्वेटिज्म में। अगर मान लिया आपसे पूछ लिया जाए कि कंजर्वेटिज्म में क्या क्या कंसीडर किया जाता था, तो वो था ऑल ट्रेडिशंस। ऑल ट्रेडिशंस में सारे ऑल ट्रेडिशंस मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। जितने भी कंजर्वेटिव्स थे उनका मेन पर्पस वो प्री रिवोल्यूशनरीज डेज़ की सोसाइटी को वापस लाना नहीं था, बल्कि उनका ये मानना था, रादर दे रियलाइज्ड फ्रॉम द चेंजेस इनिशिएटेड बाय द नेपोलियन दैट मॉडर्नाइजेशन could in fact strengthen traditional institution like the monarchy। कि पूरी तरह से जो प्री रिवोल्यूशनरी डेज थे, यानी 1789 में रिवोल्यूशन हुआ था, उससे पहले की जो सोसाइटी थी पूरी तरह से उसी को लाने का इनका मकसद नहीं था, बल्कि वो ये भी चाहते थे कि भी चेंजेस हों, बट ग्रेजुअली, धीरे धीरे चेंजेस हो, बदलाव हो तो धीरे धीरे हो। क्योंकि नेपोलियन ने कुछ बदलाव किया, जैसे मॉडर्नाइजेशन को सेटअप किया था, तो इन्होंने माना कंजर्वेटिव्स ने कि मॉडर्नाइजेशन भी देश के लिए अच्छा है, वो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए अच्छा है, इससे पावर जो है और ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगी। अगर मॉडर्न आर्मी बनेगी, अच्छी बंदूकें, अच्छे अस्त्र शस्त्र उनके पास आएंगे, तो देश की अच्छी सुरक्षा करेंगे। अगर एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी बनती है, ब्यूरोक्रेसी सारे सिविल सर्वेंट्स, तो वो भी अच्छे से काम करेंगे। डायनेमिक इकोनॉमी होगी, डायनेमिक क्या होता है? स्थिर इकोनॉमी, मतलब जो चलती रहे, हमेशा डेवलपिंग इकोनॉमी बन जाएगी अगर मॉडर्नाइजेशन आएगा। फ्यूडलिज्म ख़त्म हो जाएगा, सर्फडम ख़त्म हो जाएगा, एंड कुड स्ट्रेंथन द ऑटोक्रेटिक मोनार्की ऑफ यूरोप। और इससे क्या है, तो यूरोप की जो मोनार्कियल गवर्नमेंट है, जो ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट है, वो मजबूत हो जाएगी। ये किसका मानना था? कंजर्वेटिव्स का। अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा आगे कि भाई वियना कांग्रेस क्या थी और वियना कांग्रेस क्यों हुई थी, या 1815 के बाद ऐसा क्या हुआ था वियना कांग्रेस के अंदर। तो वियना ट्रीटी हुई थी। वियना ट्रीटी हुई थी कुछ देशों के भी। एक तरफ तो क्या था, एक तरफ तो था नेपोलियन हार गया था, तो नेपोलियन पर सारा जो है वो खर्चा थोप दिया गया था। दूसरी तरफ चार पावर थी, ठीक है। वो चार पावर कौन कौन सी थी? वो थी ब्रिटेन, रशिया, पर्शिया और ऑस्ट्रिया, ये चार पावर थी। और इन्होंने नेपोलियन के साथ एक संधि की थी, एक ट्रीटी की थी, जिसको वियना ट्रीटी का नाम दिया गया था। तो ये कब हुई थी? ये 1815 में ही हुई थी, जब वाटरलू वार हुआ था, उसके बाद ये हुई थी। तो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूरोपियन पावर,
कौन 4 मैंने आपको बताए, उन्होंने इकट्ठे नेपोलियन को हरा दिया। वियना में फिर इनकी संधि हुई, वहाँ पर बैठे। कांग्रेस की होस्टिंग किसने की थी? ये जो संघ बना, जो इकट्ठे बैठे थे, वो कांग्रेस कहा गया। उसको होस्टेड किया था ऑस्ट्रिया का एक चांसलर था जिसका नाम क्या था? ड्यूक मैटरनिक। जो ड्यूक मैटरनिक था ये भी एक कंजर्वेटिव था, ये भी पुरानी सोच का बंदा था। और उन्होंने क्या किया था? वही सारा पुराना सिस्टम इसने लागू करवाया था। The delegates drew the Treaty of Vienna of 1815 with the object of undoing most of the changes that had come about in Europe during the Napoleonic War। कहते हैं डेलीगेट्स मीन्स द रिप्रेजेंटेटिव वहाँ इकट्ठे हुए वियना में। उन्होंने ट्रीटी ऑफ वियना की। ट्रीटी ऑफ वियना की संधि की कब? 1815 में। और उनका मेन काम क्या था? क्यों इकट्ठे हुए थे? क्योंकि उनको अंडू करना था। क्या अंडू करना था? जितने भी चेंजेस किए थे नेपोलियन ने, जितने भी 1801 से 1815 के बीच में जितने भी बदलाव किए थे, उन सबको ख़त्म करना था कि अब फिर से कोई भी नया सिस्टम लागू नहीं होगा। जो नेपोलियन ने लागू किया था, जो रिफॉर्म लागू किया था, वो नहीं होगा। जिस नेपोलियन कोड का हम पहले डिस्कस भी कर चुके हैं, वो कोई भी लागू नहीं होगा। वियना कांग्रेस के बाद क्या हुआ? बुर्बो डायनेस्टी जो पहले फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद ख़त्म हो गई थी, उसको फिर से रिस्टोर करना था। एक काम ये हो गया, रिस्टोर किया गया। यानी बुर्बो डायनेस्टी को जो लुईस फैमिली थी या उनको फिर से राज सिंहासन पर बिठाया गया। फ्रांस ने जितनी भी अपनी की टेरिटरीज़ थी जो उसमें शामिल की गई थी, उन सबको ख़त्म कर दिया गया था। यानी कि नेपोलियन ने जितने एरियाज़ को जीता था वो सारे छोड़ दिए गए थे। A series of states were set up on the boundaries of France to prevent French expansion in future। अब क्या किया? फ्रांस के चारों तरफ कुछ और स्टेट्स ने अपना कब्जा कर लिया था ताकि फ्रांस इन फ्यूचर कोई भी फैलाव ना करे और दूसरे एरियाज़ को ना जीते। तो फ्रांस पर इतनी पाबंदी लगा दी गई थी। अब हम बात कर रहे हैं नीदरलैंड की। तो नीदरलैंड क्या है? वो किस में था? वो बेल्जियम में इंक्लूडेड बेल्जियम को उसने शामिल कर लिया था। एंड सेटअप इन द नॉर्थ एंड जेनोवा वाज एडेड टू पिडमेंट में क्या शामिल कर दिया गया था? जेनोवा को शामिल कर दिया गया था। साउथ की बात की जाए तो पर्शिया वाज गिवन द इम्पॉर्टेंट न्यू टेरिटरीज ऑन इट्स वेस्टर्न फ्रंटियर्स। पर्शिया को इसकी जो वेस्ट साइड की सीमाएं थी वो इसको दे दी गई थी, यानी सारी फ्रांस के ऊपर ही पाबंदियाँ लगी थी। ऑस्ट्रिया वाज गिवन कंट्रोल ऑफ द नॉर्दर्न इटली। ऑस्ट्रिया को नॉर्दर्न इटली का कब्जा दे दिया गया था। बट जर्मन कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट हैड बीन सेटअप बाय नेपोलियन वाज लेफ्ट अनटच्ड। ये इंपॉर्टेंट बात है कि जर्मनी का जो 39 स्टेट्स का कॉन्फेडरेशन था, ये भी किसने बनाया था? नेपोलियन ने ही बनाया था। पहले ही रूल उसने फ्रांस से किया था, बट जर्मनी का भी उसने कॉन्फेडरेशन किया था। कितना? 39 स्टेट्स का। इसको अनटच रखा गया, इसको किसी ने नहीं छुआ, इसको कोई ख़त्म नहीं किया, जैसा था वैसा का वैसा रखा गया था। रशिया पोलैंड का एक पार्ट बन गया था और पर्शिया जो है उसको सैक्सोनी का एक हिस्सा दे दिया गया था। ये कब की बात है? ये सारे 1815 की ट्रीटी के बाद ये सारा सब कुछ किया गया था। वही पुराना सिस्टम लागू हो गया था। जो नेपोलियन ने जीता था सबको ख़त्म कर दिया गया था, सिर्फ और सिर्फ जर्मन कॉन्फेडरेशन को छोड़ा गया था। और इवन दे हैड बीन ओवरथ्रोन बाय नेपोलियन एंड क्रिएट ए न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर इन यूरोप। इस तरीके से यूरोप के अंदर एक नया कंजर्वेटिव सिस्टम लागू कर दिया। कंजर्वेटिव मतलब वही रूढ़िवादी सिस्टम लागू कर दिया था, वही ओल्ड थिंकिंग ओल्ड सिस्टम वहाँ पे लागू कर दिया गया था। और यहाँ पर एक जो क्वेश्चन बनता है बेटा, वो क्वेश्चन क्या है? हाउ डिड ट्रीटी ऑफ वियना कम इनटू बीइंग, कि कब ट्रीटी ऑफ वियना बनी थी और कैसे बनी थी, वो मैंने मार्क भी किया हुआ है। लास्ट पेज से इसका आंसर स्टार्ट हो जाता है, लास्ट पेज पे जो पैराग्राफ दिया हुआ है, और यहाँ तक इसका आंसर हमने कर लिया है। अभी नेक्स्ट जो पैराग्राफ है, कंजर्वेटिव रिजाइम सेटअप 1815 वर ऑटोक्रेटिक। कंजर्वेटिव्स का शासन शुरू हो गया 1815 के बाद। कैसा था? डेस्पोटिक था, तानाशाही था, अपनी मर्जी से काम कर रहे थे, लेकिन वो कोई भी क्रिटिसिज्म और डिसेंट को सहन नहीं कर रहे थे। क्रिटिसिज्म, कोई उनकी आलोचना करे, कोई उनके प्रति असहमति जताए, वो उनको पसंद नहीं था। उन्होंने क्या किया? टू कर्ब द एक्टिविटी, वो सारी एक्टिविटी को दबाना शुरू कर दिया। कर्ब करना, सामना करना, दबा देना। कौन सी? जो उनकी पावर, उनकी गवर्नमेंट के लेजिटिमेसी पर क्वेश्चन कर रहे थे, उनकी मतलब कि जो वैधता थी या फिर जो लेजिटिमेसी थी, उनकी सरकार के अगेंस्ट अगर कोई क्वेश्चन उठा रहा था तो उन सबको दबाना इनका पहला काम था। किसका? इन सारे ऑर्थोडॉक्स का।
कंजर्वेटिव्स का। उनमें से ज़्यादातर जो सबसे पहले काम किया था वो था सेंसरशिप लागू कर दिया गया था, पाबंदी लगानी शुरू कर दी थी। क्यों? क्योंकि जो कुछ भी न्यूज़पेपर में, बुक, प्लेस या सॉन्ग के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ था पहले उसको सारा कंट्रोल में लेना था। तो ये पहला काम दिखा। ये कार्टून भी दिखा रखे, ये देखो सबके मुंह पे पट्टी बनी हुई है। तो पट्टी बनी हुई मतलब किसी के कोई भी आइडियाज़ को एक्सेप्ट नहीं किया जाता था। जो भी मोनार्की रूल के अगेंस्ट आवाज़ उठा रहा था उन सब की आवाज़ को दबाया जा रहा था। तो ये इस तरीके से यहाँ पर बताया हुआ है। ये थ्रू द कैरिकेचर इस बात को समझाने की कोशिश की गई है। फिर भी फ्रेंच रिवॉल्यूशन में की जो बातें थी, लोगों को इंस्पिरेशन मिलती रही, लगातार लिबरल्स को इंस्पिरेशन मिलती रही। एंड वन ऑफ द मेजर issue taken up by the liberal nationalists who criticized the new conservative order was freedom of the press। नई जो बात थी वो क्या था? हर कोई चाहता था कि फ्रीडम ऑफ प्रेस मिले, कि अगर प्रेस की स्वतंत्रता होती है तो उससे राज्य जो भी काम करते हैं, सरकार कोई भी काम करती है तो उसको क्रिटिसाइज़ किया जा सकता है। तो सबसे मेन मुद्दा यही था। अब हम बात करते हैं, ठीक है भाई, उनके अगेंस्ट आवाज़ उठाने किसने शुरू की? कंजर्वेटिज्म लागू हो गया, पुराना सिस्टम लागू हो गया। अब ऐसा तो है नहीं कि भी कोई भी ऐसी सरकार बनती है तो उसका विरोध करने वाले भी होते हैं, उसका अपोजिशन करने वाले भी होते हैं। तो ऐसे ही बने थे कौन? रिवॉल्यूशनरीज, आंदोलनकारी ग्रुप बन गए थे। जैसे जैकोबिन क्लब बना था वहाँ पर फ्रांस के अंदर, ऐसे ही और भी यूरोप के अंदर कुछ ऐसे रिवॉल्यूशनरीज आए जिनका जिक्र हम करेंगे। 1815 के उन्हीं सालों में फियर ऑफ रिप्रेशन बहुत ज़्यादा चला हुआ था। फियर ऑफ रिप्रेशन मतलब दमन करना, जो कोई आवाज़ उठा रहा था उसकी आवाज़ को दबाया जा रहा था। तो इस तरीके से जितने भी लिबरल नेशनलिस्ट थे वो अंडरग्राउंड होते जा रहे, छुपते जा रहे थे। लिबरल नेशनलिस्ट मतलब वो सारे देशभक्त वो छुप रहे थे, अपनी सीक्रेट सोसाइटी बना रहे थे, और छुप के उन्होंने अपनी सीक्रेट सोसाइटी बनानी शुरू कर दी थी यूरोपियन स्टेट्स में, ताकि वो अपने आइडियाज़ को स्प्रेड कर सके, वो अपने आइडियाज़ को फैला सकें। और रिवॉल्यूशनरी बनने का सीधा सा मतलब है कि भाई जो मोनार्कियल गवर्नमेंट है उसका अपोजिशन करना। ये देशभक्त बनना या रिवॉल्यूशनरी बनना वही बनेगा जो सरकार का विरोध करेगा। मोस्ट ऑफ दिस रिवॉल्यूशनरीज ऑल्सो saw the creation of nation state as a necessary part of the struggle for freedom। और जितने रिवॉल्यूशनरीज हैं उन सब ने एक और चीज़ देखी कि वो उनको क्या बनाना था? नेशन स्टेट बनाना था, कि सबसे पहले अपने देश को फ्री करवाना था मोनार्कियल गवर्नमेंट से और वहाँ पर डेमोक्रेसी को सेटअप करना था। ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट माना गया था अब उनके रिवॉल्यूशन का। यहाँ पर एक एक्सरसाइज क्वेश्चन भी आता है कि हुआस जुत्सेबे मेजनी, कि ऐसे ही एक रिवॉल्यूशनरी था। कौन था वो? जुत्सेबे मेजनी था। तो वो कौन था? इटली का एक रिवॉल्यूशनरी था वो। उसका जन्म जेनोवा में हुआ था, 1807 में हुआ था। वो सीक्रेट सोसाइटी का एक मेंबर बना था पहले तो। कार्बोनरी की कोई एक सीक्रेट सोसाइटी थी जिसका वो पहले मेंबर बना था। जब वो 24 साल का था तो उसको जेल में भेज दिया गया था। कब? 1831 में वह 24 साल का था और उसको जेल में भेज दिया गया था। क्यों? क्योंकि सरकार को पता लग गया कि भाई ये सीक्रेट सोसाइटी का एक मेंबर बना हुआ है जो सरकार के अगेंस्ट काम कर रही थी। तो इनको भेज दिया गया इसलिए क्योंकि उसने लिगुरिया में एक रिवॉल्यूशन किया था। बाद में उसने वहाँ से छुट के, वहाँ से रिलीज़ होके अपनी सीक्रेट सोसाइटी बनाई। 2 बनाई थी। कौन कौन सी बनाई थी? एक बनाई थी यंग इटली मर्सिलीज में, और दूसरी बनाई थी यंग यूरोप इन बान, यानी कि यंग इटली इन मर्सिलीज। ये एक सीक्रेट सोसाइटी थी। और दूसरी कौन सी थी? यंग यूरोप इन बान, जिसके मेंबर सारे माइंडेड पर्सन थे, सारे पढ़े लिखे थे, जो अलग अलग देशों से आए थे। पोलैंड, फ्रांस, इटली, जर्मनी स्टेट से उन्होंने अपने लोगों को इकट्ठा कर लिया था अपनी सोसाइटीज़ के अंदर। मेजनी का मानना था, मेजनी बिलीव दैट गॉड हैड क्रिएटेड और इंटेंडेड नेशन टू बी द नेचुरल यूनिट ऑफ मैनकाइंड, कि भगवान ने स्टेट्स को एक नेचुरल यूनिट बनाया है, ये मनुष्य के लिए बनाया है, ये भगवान के द्वारा बनाई हुई है, तो आदमी इस पर कंट्रोल ना करे। इसलिए जो इटली है वो एक स्मॉल स्टेट्स और किंगडम का पैचवर्क नहीं रख सकता। तो इटली से था खुद भी, ये इटली का रिवॉल्यूशनरी था। तो इसका मानना था कि इटली में कोई भी एक सरकार काम ना करे, बल्कि और ना ही इटली जो है वो सब डिवीज़न में हो, बल्कि ये एक नेचुरल है या डेमोक्रेसी सेटअप होनी चाहिए, ये इनका मानना था।
तो उन्होंने क्या किया, सिंगल यूनिफाइड रिपब्लिक विद इन द वाइडर अलायंस ऑफ नेशन, उसका मानना था कि नेशंस का ग्रुप बने, वाइडर अलायंस बने, बहुत बड़ा ग्रुप बन जाए जिससे वो रिपब्लिक मैनर से काम करे, इलेक्टेड हेड होना चाहिए उसका। यूनिफिकेशन अलोन कुड बी द बेस ऑफ इटालियन लिबर्टी, और इटालियन लिबर्टी का सिर्फ के आधार पर ही यूनिफिकेशन होना चाहिए, यूनिफिकेशन ऑफ इटली होना चाहिए। जो इटली जो अलग अलग हिस्सों में बटी हुई थी उसको एक करना इसका मेन मकसद था। फॉलोइंग इज मॉडल सीक्रेट सोसाइटी वाज सेट अप इन जर्मनी, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड एंड पोलैंड। इन्होंने पहले तो इटली में बनाई थी, इटली के बाद फिर वही सीक्रेट सोसाइटी, ऐसी सीक्रेट सोसाइटी उनकी ब्रांच आगे जर्मनी में, फ्रांस में, स्विट्ज़रलैंड और पोलैंड में बनाई गई थी, जिन्होंने रिवॉल्यूशनरी मैनर से काम किया था। मेज़नी ने बड़ा हार्ड अपोजिशन किया था मोनार्कियल गवर्नमेंट का, और उनका एक सपना था, वो यही था कि कंजर्वेटिव्स को ख़त्म किया जाए। जिस मैटरनिक का वियना कांग्रेस में बड़ा हाथ था, जिन्होंने होस्टिंग की थी, तो उस मैटरनिक ने क्या कहा इनके बारे में, उन्होंने कहा द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ द सोशल ऑर्डर, जो सोशल ऑर्डर है, जो सामाजिक ऑर्डर है, उसमें सबसे अगर बड़ा दुश्मन है, सबसे खतरनाक दुश्मन है, तो वो कौन है, वो है जोसेपे मेज़नी। ये 1 मार्क का क्वेश्चन भी यहाँ पे बनता है। तो बेटा ये वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, कि यूरोप के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग कैसे बनी थी। एजुकेटेड ग्रुप आया था, एरिस्टोक्रेसी थी, एजुकेटेड ग्रुप जितना भी आया था उन्होंने लिबरल नेशनलिज्म के आइडिया को बढ़ाया था। और बाद में आने के बाद फिर क्या था, जैसे कि वियना कांग्रेस हो गई थी, वियना कांग्रेस ने कुछ सालों के लिए फिर से ऑल ट्रेडिशंस को ही लागू किया था, मोनार्कियल गवर्नमेंट सिस्टम को लागू किया था। लेकिन फिर कुछ रिवॉल्यूशनरीज आए, जैसे कि जोसेपे मेज़नी, उन्होंने इन जैसे लीडर्स जो थे, उन्होंने अलग अलग देशों के लिए काम किया था ताकि वहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को लागू किया जाए। हम सिर्फ यहाँ पे यूरोप कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इनको अच्छे से पढ़ें, अपनी एनसीईआरटी में मार्क करें। मैंने कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग भी लिखे हुए हैं जो आप अपनी एनसीईआरटी में लिख लें। इससे आप जब चैप्टर को रीड करेंगे तो आप इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे और अच्छे से समझ भी पाएंगे। सो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।